कुछ महीनों बाद मैंने एक बार फिर से फोर्थ ईयर ला सीरीज के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की, पर इस बार उस चेहरे ने मुझे असफल कर दिया। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर से पन्नों का गोला बनाया और उसे हवा में उछाल दिया। कई दिनों बाद मैंने अपनी किताब उठाई थी। मैं सवाल को ठीक से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं अब भी आशिक के प्रभाव से बाहर नहीं आया था। मैंने ठान लिया कि इस बार मैं मैथ की किताब खत्म करके रहूंगा। मैंने अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी। इस समय कौन आ सकता है? मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। इस समय तो सब अपने रूम में होते हैं। जरूर सूर्य नारायण होगा। मैंने उसे अनसुना कर दिया। अगली बार दरवाजा और जोर से बजा, पहले से काफी तेज। इस सूर्य नारायण को मैं सुनाने वाला था। मैं गुस्से से दरवाजा खोला। सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। हिटलर मैम! उसने जीन्स और फुल बाह की शर्ट पहन रखी थी, जिसमें पीछे की तरह से कैप लगा हुआ था, जिससे उसने अपने बालों को छुपाने की कोशिश की थी। उसने लड़की ना दिखने का भरपूर प्रयास किया था, पर शर्ट के उभार को देखकर कोई भी असमंजस में पड़ जाता। अंदर आ जाऊं कि बाहर ही खड़ी रहूं? उसने मेरा ध्यान तोड़ते हुए कहा। मैंने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, और अंधेरा होने की वजह से हमें कोई देख नहीं सकता था। पर तुम यहाँ कैसे? मतलब क्यों? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या रिएक्ट करूं? वो मुझे ढकेलते हुए अंदर घुस गई। मैंने बाहर देखते हुए जल्दी से दरवाजा बंद किया। वाओ, नाइस रूम! उसने अपने कैप को पीछे उतारते हुए कहा। मेरे रूम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इट्स अ बॉयज हॉस्टल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हैरान होते हुए पूछा। तुमसे मिलने आई हूँ डफर, अपने जूनियर से नहीं मिल सकती? उसने मेरे बेड पर कूदते हुए कहा। उसके कूदने से मेरे बेड ने कुछ अजीबोगरीब आवाजें की। पर यहाँ और इतनी रात को? मैंने अगला सवाल किया। हाँ तो दिन में आ सकती हूँ क्या? उसने आंख दिखाते हुए कहा। वो मेरे बिखरे कपड़ों को दूर फेंकने लगी। अगर कोई देख लेता तो? पता है ना, यहाँ सब लड़के घूमते रहते हैं। मैं अब भी वहीं खड़े सवालों पर सवाल किए जा रहा था। ओह कम ऑन, कितने फट्टू हो तुम! चिल यार, बैठो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं अभी भी वहीं खड़ा था। ओके बाबा, फाइन, बताती हूँ। तुम्हारा फोन पिछले 15 दिनों से स्विच ऑफ है। तुम्हारे क्लास में गई तो पता चला कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मुझे लगा कहीं तुमने आशिक के वियोग में सुसाइड तो नहीं कर लिया? उसने चिढ़ाते हुए कहा। हुआ क्या है तुम्हें? मैं वहीं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ नहीं, आई एम ओके। दिख तो नहीं रहा, उसने कहा। मैं शांत रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, इरिटेटिंग। कहाँ खो गए हो मिस्टर? कहते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ी। वो कोई गाना गुनगुना रही थी। एक बात पूछूं? मैंने कहा। उसने हल्के से बोला। आई एम इरिटेटिंग? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे अलमारी की जांच पड़ताल करने में व्यस्त थी। मैंने कुछ पूछा है, मैंने जोर देते हुए कहा। ओफो! कहते हुए वो मेरे नज़दीक आ गई और मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ गई। शक्ल से तो नहीं लगता, बस थोड़ा सा, इत्तू सा बस। कहते हुए वो हंसने लगी। ये क्या था? थोड़ा मतलब हाँ कि ना? ओफो! तुम हर बात दिल पर क्यों ले लेते हो? अब उसकी थिंकिंग है तो मैं क्या करूं?
उसे तुम इरिटेटिंग लगते होगे, ये तो वही जानती होगी, उसने झल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है? आई वॉन्ट योर ओपिनियन। मैंने उससे नजरें मिलाई। नहीं, अब खुश? यू आर नॉट इरिटेटिंग, उसने ऊपर उठते हुए कहा। क्या ये कोई एहसान था? अब मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो, नहीं तो तुम सच में मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाओगे। वो वापस मेरे बैग को चेक करने लगी। अचानक दरवाजे पर फिर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। अब ये परेशानी का विषय था। हम एक दूसरे को देखने लगे। मेरी धड़कनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। श्श, मैंने काव्या को शांत रहने के लिए इशारा किया। वो चुपचाप मूर्ति की भांति खड़ी हो गई, पर दरवाजा फिर पीटा जाने लगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? मैं भागकर काव्या के नजदीक गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। खिड़की, क्या ये खिड़की से बाहर लटक सकती है? मैंने मन में सोचा। पर ये तो लड़के करते हैं। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और काव्या शांत खड़ी, मुझे अपनी बड़ी नजरों से घूर रही थी। दरवाजा अभी खटखटाया जा रहा था। मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे बेड के दूसरे कोने में ले जाकर बिठा दिया और जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकाल कर उस पर फैलाने लगा। छी, कितना बदबू कर रहा है, आई हेट दिस। वो रोने का नाटक करते हुए कपड़े हटाने लगी। प्लीज प्लीज, बस थोड़ी देर, मैंने उससे विनती की। ओके बेटा, जाओ, जल्दी उसे भगाओ, कहीं मैं इससे मर न जाऊं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैं भागते हुए दरवाजे के पास गया और गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खोला। सामने सूर्य नारायण खड़ा था। सूर्य नारायण मेरे नए हॉस्टल में मिलने वाला पहला दोस्त था। नाम के अनुसार वो एक सज्जन ब्राह्मण की तरह दिखता था और हमेशा माथे पर चंदन का टीका लगाए रहता था। पर उसके काम तो ऐसे कि स्वयं सूर्य देवता को भी अपने नाम से नफरत हो जाए। सूर्य नारायण सबसे आदर के साथ आप करके बात करता, पर उस आप के बाद उसकी बातें एक बीटेक स्टूडेंट को भी शर्मसार कर देती। अरे अनंत, आपने बड़ा टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। ओह हाँ, वो मैं बाथरूम में था तो सुनाई नहीं दिया, मैंने बड़बड़ाते हुए बोला। ओके, कोई बात नहीं, बाथरूम में जाना भी जरूरी है, इट्स अ ह्यूमन नीड। वैसे आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं? मैं जल्दी ही उसे भगाना चाहता था, क्योंकि एक बार सूर्य नारायण शुरू हो जाता है तो फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याख्या कर डालता, जिसमें सबसे अहम मुद्दा सेक्स का होता। मेरी निगाहें बार बार उस कपड़ों के ढेर पर थी, कहीं वो कपड़ों का ढेर बिखर न जाए। क्या हुआ अनंत, आपने अपने सारे कपड़े ऐसे जमीन पर क्यों रखे हैं? जिसका डर था वही हुआ। अरे कुछ नहीं भाई, बस सब गंदे पड़े थे तो सोचा भिगो देता हूँ, और कल से कॉलेज भी जाना है, मैंने स्थिति संभालते हुए कहा। मुझे डर था कि कहीं सूर्य नारायण कुछ अनर्गनल न बोल दे, नहीं तो हिटलर मैम अपना आपा खो देती। चलिए, आप आराम करिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो जाने के लिए वापस पलटा। मेरी जान में जान आई। ओह थैंक यू, मैंने एक गहरी सांस ली। सूर्य नारायण जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि अचानक बेड पर पड़ा फोन बजने लगा। मैं वापस मुड़ा, पर ये तो मेरी रिंगटोन नहीं है। ओ शिट, काव्या का फोन मेरे बेड पर पड़ा है। सूर्य नारायण वापस पलटा। अनंत, आपने ये फोन कब लिया है? ये तो आईफोन है, बड़े छुपे रुस्तम हो भोसड़ी के। वो मेरे बेड के नजदीक बढ़ने लगा। मैंने देखा
कपड़ों के बीच थोड़ी हलचल होने लगी। अगर सूर्य नारायण को पता चल जाएगा तो वो पूरे कॉलेज में मिर्च मसाला लगाकर इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगा। वैसे मेरे रूम में एक लड़की का मिलना ही अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय होता। वो फ़ोन की तरफ बढ़ने लगा जिसके स्क्रीन पर काव्या की फ़ोटो लगी थी। ठीक उसी समय सूर्य नारायण का भी फ़ोन बजने लगा। उसने अपनी फ़ोन की तरफ निगाह डाली और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। हाय, गर्लफ्रेंड का फ़ोन है। उसने इशारों में मुझे शांत रहने को कहा। हाँ बेबी, सब सो गए। उसने इतने धीरे आवाज़ से बोला, मैं मुश्किल से उसकी बातों को सुन पा रहा था। अधिकतर नए नए प्यार में पड़ने वाले लोगों का पहला अध्याय सबसे पहले फ़ोन पर धीरे धीरे बात करने से शुरू होता और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। उनकी बातों को खुद उनके सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। अरे कहाँ हो बाबू, तुम्हारे बिना मैं कैसे सो सकता हूँ। उसने मुझे आंख मारी। मैं बार बार उन कपड़ों को देख रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे डर था कहीं काव्या उन बदबूदार कपड़ों के बीच में निकल न जाए। भाई, इसके चक्कर में मुझे कई बार बाथरूम जाना पड़ता है। उसने फ़ोन को दूर करते हुए मुझसे कहा। फिर वो इशारों में मुझसे कल मिलने का वादा करते हुए बाहर चला गया। अब मेरी जान में जान आई। मैंने भागकर सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। काव्या कपड़ों के बीच ऐसे निकली जैसे साउथ इंडियन मूवी में हीरो जमीन से फाड़ कर निकलता है। अब तुम पक्का मार खाओगे, उसने खांसते हुए अटैक मोड में मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैंने लपक कर तकिए के नीचे से बिस्किट की पैकेट उसकी ओर बढ़ाई। वो मुझे आश्चर्य भरी नज़रों से घूरने लगी। हाउ बैड स्मेल, कभी धोते नहीं हो क्या अपने कपड़े? उसने बिस्किट का एक पैकेट छीनते हुए कहा। तुमने अपना फ़ोन बेड पर क्यों छोड़ दिया था? मैंने चिल्लाते हुए कहा। उसकी वजह से तुम बच गए। सोचो, अगर वो मेरे पास होता तो कपड़ों के बीच से फ़ोन बजने लगता। कितना अच्छा होता ना, कपड़ों के बीच से एक लड़की बाहर निकलती। वाह, तुम तो जादूगर हो जाते। उसने तालियां बजाई। ओह थैंक गॉड कि तुम बाहर नहीं निकली। मैंने उसे पानी की बोतल पकड़ाई। अच्छा, एक बात बताओ, वो बार बार बाथरूम क्यों जाता है? क्या उसे कोई बीमारी है? व्हाट द हेल, ये क्यों पूछ रही हो? अब मुझे क्या पता, होगी कोई प्रॉब्लम। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम बिस्किट खाओ ना। पता नहीं लड़कियों को हर बात क्यों जाननी होती है। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। वो मेरा हाथ खींचने लगी। क्या बाहर? रात के 12 बज रहे हैं। इस समय बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और तुम निकलोगी कैसे? डफर, जैसे आई हूँ वैसे ही। उसने अपने शर्ट में लगे कैप को वापस अपने सर पर रखते हुए कहा। अब ठीक है, लग रही हूँ ना लड़का? मेरा ध्यान उसकी छाती के उभार की ओर गया। मैंने हामी भर दी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो चले, मेरे पीछे आओ दया। यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमें पीछे की चार दीवारी से निकलना चाहिए। उसने अपने दोनों हाथों को बंदूक की शक्ल देते हुए कहा। वो इस मोमेंट को पूरा एंजॉय कर रही थी। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। कुछ देर के लिए मैं भी अपने दिल के दर्द को भूल चुका था। 5 फुट की चार दीवारी को हमने किसी तरह पार किया। अब हम हॉस्टल के बाहर रोड NH-28 पर आ गए। थोड़ी दूर पैदल चलते हुए फाइनली हमें एक ढाबा दिखाई दिया। काव्या खुशी से झूमने लगी। मिशन कंप्लीट दया। वो ढाबे की ओर भागी। ढाबा बंद था, बस कुछ लाइटें जल रही थी। लकड़ी के छप्पर से उसका दरवाज़ा बंद किया गया था। मैं भी उसके पीछे भागा। ढाबे का मालिक
अर्धनग्न अवस्था में बाहर पड़ी चारपाई पर लेटा था। उसने कमर के ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था। नाक से हवा लेते हुए उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता और फिर वो उस हवा को मुंह से बाहर निकाल रहा था। संतोष जी, काव्या ने उसे पूरी ताकत से हिलाते हुए कहा, पर उस ताकत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता चला कि इसका नाम संतोष है? मैंने एक समझदारी भरा प्रश्न पूछा। वो मुझे अजीब ढंग से घूरने लगी। नाम नहीं पढ़ा बोर्ड पर? मैंने ऊपर निगाह दौड़ाई। संतोष ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। अब कुछ करोगे? काव्या ने असहाय होते हुए कहा। मैंने अपने शर्ट की आस्तीन को ऊपर किया। संतोष जी, मैंने उसके चारपाई को पूरी ताकत से हिलाया। वो उठकर बैठ गया। कौन है? वो चिल्लाने लगा। नॉट बैड श्रीवास्तव जी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी लड़की के सामने ताकत दिखाना माँ की पहली पसंद होती है। संतोष जी, कुछ मिलेगा खाने को? हम बहुत दिनों से भूखे हैं, काव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। संतोष जी हमें ऐसा घूर रहे थे मानो हम उनकी दुकान लूटने आए हों। पर उसने सोचा होगा, एक प्यारी लड़की डाकू कैसे हो सकती है। देख नहीं रहे हो, ढाबा बंद है, कुछ नहीं बचा है। वो अपने खुले और भारी पेट को खुजलाने लगा। खाना अब खत्म हो चुका है, कल आना। सॉरी संतोष जी, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। मैंने काव्या को इशारों में चलने को कहा। संतोष जी, अगर आप बुरा न माने तो हम अंदर जाकर कुछ बना लें, प्लीज। बहुत जोरों से भूख लगी है। सोचिए, मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो। काव्या ने बच्चा बनते हुए कहा। मुझे उसकी इस अवस्था पर हंसी आ रही थी। उसने हम दोनों की ओर देखा। जाओ, लेकिन तेल कम डालना और बर्तन साफ कर देना। संतोष जी का दिल मोम के पिघलने से भी जल्दी पिघल गया। काव्या परमिशन मिलते ही अंदर भागी। मैं संतोष जी को धन्यवाद देते हुए उसके पीछे भागा। तुम क्या बनाने वाली हो? तुम्हें खाना भी बनाना आता है? मैंने उससे पूछा। उसने आंखें दिखाई। तुम्हें क्या लगता है मैं बस खेलती ही हूँ? अभी दिखाती हूँ, जाओ पहले बर्तन धुल कर आओ। उसने मुझे थाली पकड़ाते हुए कहा। कौन? मैं? मैंने कहा। नहीं, आशी आएगी ना बर्तन धुलने। हाँ तुम, और जल्दी करो, कहीं वो बुढ़ा गुस्सा ना हो जाए। मैं एक अच्छे जूनियर की तरह उसकी बात मानने लगा। 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गया। उसमें एक अच्छी खुशबू आ रही थी। बेशक फ्राइड राइस तैयार होने में थोड़ा हाथ मेरा भी था। काव्या खेल कूद के साथ एक अच्छी लीडर और एक अच्छी कुक भी थी। मैंने कोने में पड़े टेबल को साफ करके उसके दोनों तरफ कुर्सी लगा दी। काव्या ने टेबल पर फ्राइड राइस को प्लेट में सजाते हुए रखा। मैंने काव्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद चमक रही थी, जो उसके माथे से होती हुई सीधे उसके गालों तक जा रही थी। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने आशी बैठी हो। क्या आशी ऐसा नहीं कर सकती? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? उसने मुझे इरिटेटिंग बोला। मैं तो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। काश कि वो एक बार मुझसे बोल देती कि तुम इरिटेटिंग नहीं हो। मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाता। ओ मिस्टर इरिटेटिंग, खाना है कि नहीं? आई एम नॉट इरिटेटिंग, मैंने चिल्लाते हुए कहा। वो मेरे व्यवहार से चौंक गई। अरे बाबा, आई एम जोकिंग, तुम तो हर बात दिल पर ले लेते हो। तो वो मुझे इरिटेटिंग क्यों बोला? मेरी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज थी। उससे जाकर पूछो ना, मुझ पर क्यों भड़क रहे हो?
उसने भी मेरी आवाज़ की तेजी को मैच करते हुए कहा। वो पहले नहीं बता सकती थी कि उसका बॉयफ्रेंड है। इतने टाइम के बाद अचानक उसका बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। पहले खाना खा लें, उसने कहा। नहीं, मेरा मन नहीं है। मैंने अपने चम्मच को वापस प्लेट में रख दिया। ओके, बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसने भी अपनी चम्मच को राइस के प्लेट में रखते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता? नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं चुप रहा। यार, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। पर मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैंने कहा। पर उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ? मैं तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। पर वो तो नहीं जानती ना, तुमने कभी बताया है उसे? मैं फिर चुप रहा। फ्राइड राइस से भाप ऊपर उठ रही थी। अगर उसे पता चल जाए कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो, मैंने अपनी भरी आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या प्यार की कोई अहमियत नहीं होती है? मैं तो हमेशा उसकी परवाह करता था। फिर व्हाट्सएप पर उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? क्या मुझे केयरिंग बातें नहीं करनी चाहिए? क्या लड़कियों को एडल्ट बातें ही पसंद होती हैं? मैंने भड़ास निकालते हुए कहा। हैव यू गॉन मैड? यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम उसे डिजर्व करते हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है। एक दिन उसे यकीन हो जाएगा और वो वापस जरूर आएगी। लड़कियां थोड़ा टाइम लेती हैं। इतनी जल्दी वो उससे छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती यार। अगर कल वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली जाए फिर? उसने अपनी बात खत्म की। फ्राइड राइस से भाप का निकलना अब धीरे धीरे कम हो रहा था और हम अपनी बातों का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। अच्छा, उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो? उसने कुछ सोचने के बाद पूछा। ये एक अजीब सा सवाल था। हद ही पार करनी होती तो कब का पार कर लिया होता, मैंने कहा। ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लगता है, उसने मजाकिया अंदाज में बोला। शादी करोगे उससे? उसने फिर सीरियस होते हुए पूछा। मैं तो कब का उसे अपनी जिंदगी मान बैठा हूँ। ओके, मीन्स यू आर सीरियस। उसने अपने होठ दबा लिए। अच्छा, क्या मैं फाइनली कुछ बोलूं? उसने कहा। मैंने अपना सर हिलाया। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। तुम लोगों से बिल्कुल अलग हो। कोई भी लड़की चाहेगी तुम्हारी तरह प्यार करने वाला मिले। और रही बात आशी की, तो अगर तुम्हारा सच्चा प्यार है तो वापस जरूर आएगी। पर प्लीज़, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और थोड़े टाइम के लिए उसे भूल जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला। बेशक मेरे लिए उसे भूलना नामुमकिन था। उसे मिलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। पर तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से डेली कॉलेज जाओगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका चेहरा हल्के उजाले में और चमक रहा था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अब कुछ खा ले, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे चूहों से डर लगता है। उसने बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बनाया था, जो इस ढाबे पर मिलना मुश्किल था। मैंने भी आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। मैं खाने पर टूट पड़ा। हम खाने के बाद मिलकर बर्तन साफ किए और उसे वापस ठीक जगह पर लगा दिया। बहुत दिनों बाद मैंने भरपेट खाया था। आज काव्या की वजह से मेरा दिन कुछ अच्छा बीता। जाते समय काव्या ने संतोष जी के तकिए के नीचे कुछ नोट रख दिए।